कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन केमिस्ट्री के इस बैच में। जैसा कि आपको पता है कि नीट और जेईई के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री का बैच एक नया स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं जीओसी से रिलेटेड। जीओसी बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री की बैकबोन यहीं से स्टार्ट होती है। अगर आप नीट और जेईई के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास एक ब्रॉड डिस्कशन के लिए एक ब्रॉड क्या चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। वो सारे कंसेप्ट जो कह सकते हो बेसिक टोल्स होते हैं, फंडामेंटल होता है केमिस्ट्री का, वो जीओसी के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। और जीओसी से अगर मैं नीट या फिर जेईई की बात करूं तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे जीओसी से पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हम जीओसी पे डिस्कस करने वाले हैं। और जीओसी का एक मेजर टॉपिक है, जीओसी स्टार्ट ही कहां से होती है, हाइब्रिडाइजेशन से। बोले तो संकरण से स्टार्ट होती है। तो आज के सेशन में हम संकरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। संकरण एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना किसी भी चैप्टर की स्टडी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी भी कंपाउंड की आप स्टडी करोगे तो उसकी स्टेबिलिटी को चेक करोगे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करोगे, ठीक है ना। तो हर सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से वेरीफाई तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। और जीओसी स्टार्ट ही कहां से होता है, हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट होता है। तो आज का जो पूरा सेशन है वो हमारा घूमता रहेगा किसके, हाइब्रिडाइजेशन से बेस्ड। और आज के सेशन में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से नीट और जेईई के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को करते हैं शुरू एकदम बिंदास तरीके से। आप लोग कम कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं आपको चीजों को पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे आपको चीजों को रिकॉल करना है, समझना है, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी का ज्यादा कंसेप्ट यूज नहीं होगा, सॉरी थ्योरी के सारे कंसेप्ट यूज होंगे, लेकिन नोट्स की ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताता चलूंगा उन सारे पॉइंट्स को आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जैसे हम लोग अगर 11th और 12th में नोट्स बनाते थे, क्या कहते हैं, ये कहते हैं, संकरण क्या होता है, वो सारी चीजों को मैं यहाँ पे टेक्निकल फॉर्म में समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। और साथ ही साथ जिस पॉइंट को मैं कहूंगा आप नोट करिए, उस पॉइंट को आप नोट करिएगा। सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, संकरण। क्या है आज का टॉपिक? तो आज का टॉपिक हमारा पूरा क्या है, संकरण है। और संकरण को हम बेहतरीन रूप से आज पढ़ने वाले हैं। अब बात करता हूं ये संकरण की स्टार्टिंग कहां से होती है, तो मैं तुमको पीछे से लेकर के आता हूं जिससे सारी चीजें आपको क्लियरली समझ आए, इसमें कोई डाउट आपको न रहे। आइए समझते हैं। ये संकरण से पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले बात करता हूं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास होता है, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो हमें पता है केमिस्ट्री में स्टडी एटम्स के बारे में होती है, परमाणु के बारे में होती है। तो परमाणु के बारे में हम शुरुआत ही करेंगे। तो परमाणु के दो भाग होते हैं। परमाणु के कितने भाग होते हैं भाई? परमाणु के दो भाग होते हैं। तो परमाणु के इन दोनों भागों को अगर मैं क्या करूं, क्लासिफाइड करूं, तो परमाणु के दो भाग है। कौन कौन से भाग है? एक तो भैया इसका धनात्मक भाग होता है, एक इसका क्या है, धनात्मक भाग होता है, बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, रीजन होता है। और एक क्या होता है, ऋणात्मक भाग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक भाग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव रीजन। क्या बोलेंगे? नेगेटिव रीजन बोलते हैं। तो परमाणु कैसा होता है? परमाणु न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है कि कुछ क्षेत्र इसका कैसा है, धनात्मक। इस धनात्मक वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक, जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियस बोलते हो। और नेगेटिव वाले पार्ट को हम यहाँ पे बोलते हैं क्या, नेगेटिव वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोष। क्या बोलेंगे? कोष बोलेंगे। या फिर इसी को कक्षा भी बोला जाता है, या इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर। इसी को क्या बोला जाता है, ऊर्जा स्तर बोला जाता है। इट मीन्स परमाणु कैसा है, न्यूट्रल होता है। इट मीन्स कैसा है भाई साहब, ये उदासीन है। क्योंकि कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है, तो मैंने बेसिक से आपको समझाना शुरू किया है। अभी ले करके चलते हैं आपको हम संकरण के पास, संकरण कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले परमाणु को देखोगे, न्यूक्लियस एक पॉजिटिव भाग होगा। इसके सराउंडिंग में बहुत सारी क्या होती है, वृत्ताकार पथ होते हैं। वृत्ताकार क्या होते हैं, पथ होते हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जो कि धनात्मक होता है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, वृत्ताकार पथ होते हैं। इन्हीं वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। इन्हीं वृत्ताकार पथों पे इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, घूमता रहता है। और इन्हीं वृत्ताकार पथों पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता रहेगा, ठीक है। और इन वृत्ताकार पथों को हम क्या कहते हैं, यही वृत्ताकार जो आपके पास पथ है, ये जो वृत्ताकार पथ होते हैं, इन्हीं वृत्ताकार पथ को हम क्या बोलते हैं, कोष, कक्षा या फिर ऊर्जा स्तर बोलते हैं। और नाभिक की अगर बात करें तो ये परमाणु न्यूट्रल होता है और इसके कुछ मौलिक कण भी होते हैं। इसके कुछ मौलिक कण भी होते हैं, और वो मौलिक कण कौन कौन से हैं, जिनसे मिलकर के ये हमारा परमाणु
बना होता है। कौन कौन से मौलिक कण होते हैं, तो आपको पता है कि इसके मौलिक कण कौन कौन से हैं भैया। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा इसमें क्या होगा प्रोटॉन, और तीसरे पे हम लोग क्या बात करते हैं, इसमें होता है न्यूट्रॉन। अगर नाभिक की बात करें तो नाभिक में आपको पता है इसमें क्या होगा, प्रोटॉन होगा और ये क्या है, न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन पे अगर देखें तो एक प्लस चार्ज होता है, एक इकाई का क्या होता है, प्लस चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इकाई प्लस धन आवेश होता है, और इस पे कोई आवेश नहीं होता, इट मींस ये कैसा है, उदासीन होता है। और जो वृत्ताकार पथ है उस पे कौन घूमता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट का क्या है, आवेश होता है। -1 यूनिट का क्या होता है, आवेश होता है। मतलब जितना इधर धन आवेश होता है उधर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। मतलब 1 कूलाम का इस पे क्या है, ऋण आवेश है। 1 कूलाम का क्या है, ऋण आवेश है। और इस पे 1 कूलाम का क्या होता है, इस पे 1 कूलाम का धन आवेश होता है। क्या होता है, धनावेश। अगर इसकी वैल्यू बात करें 1.6 × 10⁻⁶ कूलाम के बराबर होगा एक। अगर ये मैं यहाँ पे बात करता हूँ कितना आवेश होगा, तो यहाँ पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होगा। मेरी बातें यहाँ तक समझ पाए। एक इकाई का इस पे धनात्मक आवेश होता है, एक इकाई का इस पे क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और कितना आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम, और इसका कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻ प्लस का क्या हो जाएगा, 19 कूलाम हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी खोज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको पता है जे थॉमसन ने की थी। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आपको पता है रदरफोर्ड ने की थी। अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो विलियम चैडविक ने की थी। किसने की थी भाई, इसको खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। ये तो मेरी बेसिक चीजें हो गई। अब मैं थोड़े से पॉइंट को और आगे लेकर के आता हूं आपके लिए, ठीक है, और पॉइंट्स को और आगे क्लियरली समझाने के लिए लाता हूं। अब जरा मेरी बात को समझना। हमने क्या कहा, परमाणु के 2 भाग हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक वाले को नाभिक, इसमें प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन। और ऋणात्मक वाला क्या है, वृत्ताकार पथ है। नाभिक के चारों तरफ का वृत्ताकार पथ होता है, जिसको हम कोश या ऊर्जा या फिर क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। और इसमें कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो सबसे पहली हेडिंग हम आपको डलवाएंगे आज। सबसे पहली हेडिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो कक्षा है, कोश या ऊर्जा स्तर है, वो है क्या। हेडिंग लगाएंगे कक्षा, हेडिंग में आप लगाएंगे कक्षा, कोश, या फिर आप क्या लगाएंगे, ऊर्जा स्तर। क्या लगाएंगे, ऊर्जा स्तर, ठीक है। जिसको आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, इंग्लिश में अगर बोलना चाहोगे तो इसको बोलोगे सेल ऑर्बिट। क्या बोलोगे, सेल ऑर्बिट, या फिर क्या बोलोगे, एनर्जी लेवल। इसी को क्या बोल दोगे मेरे भाई, इसी को आप बोल दोगे एनर्जी लेवल। इसी को क्या बोलोगे, एनर्जी लेवल। कक्षा, कोश, या फिर क्या बोलोगे, ऊर्जा स्तर बोलोगे। अब अगर इसको डिफाइन करना पड़ जाए तो ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे नाभिक के चारों तरफ, नाभिक, ये नाभिक होना धनात्मक भाग, तो नाभिक के चारों तरफ का वृत्ताकार पथ, जिस पर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसी को क्या कहोगे, कक्षा, कोश, या फिर क्या बोलोगे, ऊर्जा स्तर बोलोगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि कोश या ऊर्जा स्तर के बारे में किसने बताया, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब मैं बातों को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं। तो यहां तक आप लोगों ने सीखा कि परमाणु कैसा होता है, इनिशियल उदासीन होता है। इसके 3 क्या होते हैं, मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और साथ ही साथ जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणात्मक आवेशित होता है। अब मैं बात करता हूं कि परमाणु जो है उसमें क्या है, परमाणु बोले तो एटम, ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत सारी क्या है, वृत्ताकार कक्षाएं, बहुत सारी ये क्या है, वृत्ताकार पथ। इन्हीं वृत्ताकार पथ पे कौन घूमता है, तो इन्हीं वृत्ताकार पथ पे हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है। इन्हीं वृत्ताकार पथ पे कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो आइए समझते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। तो हेडिंग में हम सबसे पहले लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सेल। हेडिंग क्या लगाओगे, सेल, या फिर लगाओगे ऑर्बिट। क्या लगाओगे, ऑर्बिट, या फिर आप इस दूसरी हेडिंग डालोगे एनर्जी लेवल, या इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखना, सेल ऊर्जा स्तर की अवधारणा लिखना। कोश, सेल हिंदी में लिखोगे तो इसको बोलते हैं कोश, या फिर बोलोगे कक्षा, और या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर लिखना। कोश या ऊर्जा स्तर का कंसेप्ट, ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी
के बारे में जानकारी किसने दी? तो जानकारी किसने दी? तो लिख लेना नील बोहर ने दी। किसने दी? किसने आपको बताया कोष, कक्षा या फिर ऊर्जा स्तर के बारे में? तो आप लिख लेना इसके बारे में किसने बताया? नील बोहर ने बताया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु इज गिवन द कंसेप्ट ऑफ द सेल इज गिवन बाय, तो आप उसमें क्या बोलोगे? नील बोहर बोलोगे। क्या बोलोगे? नील बोहर। तो कंसेप्ट किसने दिया? नील बोहर ने दिया। ठीक है ना। पॉइंट नंबर सेकंड पे हम लोग आते हैं कि ये होता क्या है। तो नाभिक के चारों तरफ का क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस कोष को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कोष को हमेशा सदैव कैपिटल लेटर से, कैपिटल जो इंग्लिश का कैपिटल लेटर होता है, बड़ा अक्षर, इंग्लिश का कौन सा अक्षर होता है? बड़ा अक्षर होता है, उसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो नाभिक के चारों तरफ बहुत सारी कोष है। तो पहली कोष को नाम देते हैं के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, फिर एन, फिर क्या बोलेंगे? ओ। ऐसे बढ़ता हुआ क्या हो जाएगा? दूर तक चला जाएगा। तो के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ये सभी क्या है? ऊर्जा स्तर है। क्या है? ऊर्जा स्तर है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, नोट करके आप लिखिएगा कि के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, क्या बोलेंगे? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये न्यूक्लियस है। आपको पता है परमाणु के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है। जिसपे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे क्या करता रहता है? घूमता रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो हमें पता है इस पे कौन सा चार्ज है? प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे क्या है? माइनस। तो अगर मैं देखूं तो प्रोटॉन पे कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो प्लस और माइनस, हमें पता है कि प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण। तो ये प्रोटॉन जो आपका न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है? एक बल लगाता है, और इसी बल को आप क्या बोलते हो? नाभिकीय बल। क्या बोलते हो? नाभिकीय बल बोलते हो। तो नाभिक क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, न्यूक्लियस चार्ज को क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करता है, इट मींस इलेक्ट्रॉन यहां से दूर नहीं जा सकता। इट मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो नाभिक के पास का इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऊर्जा कुछ ज्यादा होगी, इससे दूर वाले की और ज्यादा, इससे दूर वाले की और ज्यादा। जैसे हम लोग अगर मान लो पिताजी के पास, हम मान लेते हैं हम दो भाई हैं, अपने पिताजी के दो संतान हैं, हम हमारे बड़े भाई। तो हम मान लो पिताजी के पास रहते हैं, तो पिताजी के पास रहने के बाद अपने मन का काम कर पाना संभव नहीं है। इट मींस पिताजी का चार्ज हम पे ज्यादा है। लेकिन हमारे भाई मान लो कहीं बाहर रहते हैं, तो पिताजी से कहाँ है? दूर है, तो उनकी ऊर्जा का लेवल ज्यादा है। इट मींस वो कुछ भी कर सकते हैं पिताजी की मर्जी के बगैर, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे गलती करेंगे एक घंटा आप खाएंगे। वही कंसेप्ट यहाँ पे है। ये न्यूक्लियस के पास वाला जो होता है इलेक्ट्रॉन, इस पर इसकी ऊर्जा कम होती है और इसकी ऊर्जा ज्यादा, इसकी ऊर्जा और ज्यादा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा इसकी ऊर्जा और ज्यादा, इससे दूर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा अलग होगी। कहने का मीन्स ये है कि नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है, उससे दूर वाले की और ज्यादा, उससे दूर वाले की और ज्यादा, उससे दूर वाले की और ज्यादा। इट मींस जो आपके ऊर्जा स्तर है, इनकी ऊर्जाएं क्या है? हर जगह पे अलग अलग है। जैसे के की ऊर्जा कितनी होती है? तो हमें पता है के की ऊर्जा होती है एच न्यू। मैं पढ़ूंगा अभी प्लैंक क्वांटम सिद्धांत, तो वहां पे बताऊंगा एक सेल की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। दूसरे की ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2h न्यू। यहाँ पे ऊर्जा कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की? 3h न्यू। यहाँ पे ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4h न्यू। यहाँ पे ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 5h न्यू। ये डॉट डॉट ऐसे ऊर्जाएं क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। इट मींस जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी उसमें h न्यू का क्या आता जाएगा? डिफरेंस आता जाएगा। जहां पे जो h है, ये h तो है प्लैंक कांस्टेंट, क्या है? प्लैंक नियतांक है, प्लैंक नियतांक है। और जो न्यू है वो क्या है? आवृत्ति है, या फिर कह सकते हो फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी है? तो जो लाइट आ रही है इस पे इंसिडेंट कर रही है उसकी क्या है भाई? मेरे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। इससे मतलब ये समझ में आया कि परमाणु के चारों तरफ बहुत सारे वृत्ताकार पथ होंगे, और उन वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? घूमता रहता है। तो जिन वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे कोष, कक्षा, या फिर क्या बोल दोगे? ऊर्जा स्तर बोल दोगे। हर एक ऊर्जा स्तर का अलग अलग क्या होता है? हर एक ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा का लेवल है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे पहली कक्षा का ऊर्जा का लेवल कितना है? h न्यू। दूसरे का 2h न्यू, तीसरे का 3h न्यू, चौथे का 4h न्यू, पांचवे का क्या है? 5h न्यू। ऐसे क्या है? लगातार क्या होंगे? लगातार ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएंगे और लगातार इनकी ऊर्जाएं भी क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब ये आया कि नाभिक के पास रहने वाले इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कम होता है। नाभिक से जितना दूर जाओगे ऊर्जा उतनी ज्यादा क्या होगी? तेजी से बढ़ती जाएगी। अर्थात अगर मैं बात करूं कि भाई ऐसा है
कि अगर मुझे डिफाइन करना पड़ जाए सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल क्या होता है, तो हम बताएंगे जो सेल होता है उसमें क्या होता है, जो सेल की कंडीशन क्या होती है, नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर समान ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उसके वृत्ताकार, यहाँ के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी अलग होगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग होगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होगी। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नाभिक के चारों तरफ का वह वृत्ताकार पथ जहां पर समान ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जहां पर समान ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे क्या करते हैं, घूमते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे या तो कोष कह देंगे, या तो फिर क्या कहेंगे, कक्षा कह देंगे, या फिर हम क्या कह देंगे, ऊर्जा स्तर कह देंगे। ऊर्जा स्तर का कंसेप्ट किसने दिया, नील बोहर ने दिया। मेरी बात समझ पाए? तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ऊर्जा का स्तर भी होगा। फिर हमने कहा कि जो कोष है इसको सदैव हम किससे लिखेंगे, तो इसको सदैव हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। किस अक्षर द्वारा, बड़े अक्षर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और कितने सारे कोष हो सकते हैं, तो हमने बताया पहले कोष का नाम क्या होगा, पहले कोष का नाम होगा के, दूसरे का एल। ले लेना एक बार स्क्रीनशॉट इसका, चलो ठीक है ले लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है। हमने क्या कहा, नील बोहर ने बताया था कभी भी अगर हमें कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम सदैव के द्वारा कैपिटल अक्षर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ हमसे नील बोहर ने यह भी बताया कि किसी भी कोष में, नील बोहर ने हमको ये भी बताया था कि किसी भी कोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, क्या अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी कोष में कितनी हो सकती है। नील बोहर ने हमको बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी भी कोष में कितने हो सकते हैं, तो इन्होंने बताया किसी भी कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है, 2n² हो सकती है। अर्थात 2n² क्या बताया जाता है, किसी भी, जैसे पहली कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में कितना, चौथे में कितना, पांचवें में कितना, इस तरीके से। तो पहली कोष में के लिए n की वैल्यू n1, दूसरी कोष के लिए n की वैल्यू 2, तीसरे कोष के लिए n की वैल्यू 3, चौथे के लिए n4, इसके लिए हो जाएगा n5, डॉट डॉट ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कोष इनफाइनाइट तक हो सकती है, कोष इनफाइनाइट तक हो सकती है, लेकिन अभी तक हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट 118 है। तो अभी तक हमारे पास कोषों की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास सेल की रिक्वायरमेंट है, वो टोटल कितनी है, 7। तो अगर मैं कोष के बारे में लिखना चाहूं तो एक तरफ आप लोग लिखेंगे कोष, दूसरे तरफ लिखेंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, इसकी संख्या को हम लोग यहाँ पे देखने वाले। अगर मैं बात करूं किसी भी कोष में मैक्सिमम, अब देखो कोष क्या हो सकता है, कोष हमारा पहला कोष होता है के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ऐसे लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे कोष के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1, इसके लिए l के लिए 2, m के लिए 3, इसके लिए 4 हो जाएगी, इसके लिए 5 हो जाएगी, इसके लिए 6 हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसके आगे जो भी आते हैं वो हाइपोथेटिकल है, वो सभी क्या है, हाइपोथेटिकल है। ये सभी क्या आएंगे, हाइपोथेटिकल। 1 2 3 4 5। पहले कोष के लिए का नाम क्या है, के, दूसरे कोष का नाम एल, तीसरे का एम, चौथे का एन, पांचवें का ओ, छठे का पी, सातवें का क्या हो जाएगा, क्यू। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2n²। क्या होगी, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे भाई होगी यहाँ पे 2n² होगी। अब 2n² में n क्या है, n है कोष की संख्या, कोष की संख्या। तो अगर मैं बात करूं पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, तो 2 × 1 का स्क्वायर, बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 × 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। अगर तीसरे की बात करें तो 2 × 3 स्क्वायर, मतलब 2 × 3 बोले तो 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर करोगे, 4 4 जा 16 बोले तो 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे 50 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, जैसे कि यहाँ पे 2 को हमने रिप्रेजेंट किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे।
दूसरे में कितना 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 को रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया 8। अब तीसरे में कितना होगा 18, फिर 32, फिर 50। अब देखो यहां तक जो 7 तक है ये तो ग्राउंड स्टेट पे सभी कोसें होती है, लेकिन इसके अलावा जो भी कोसें होंगी उनको हम बोलेंगे हाइपोथेटिकल। इनको क्या बोलेंगे हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल, ठीक है ना सेल। अभी तक ये होती है ऐसा नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी तक एलिमेंट कितने हैं 118। तो 118 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें 7 ही की रिक्वायरमेंट है, जिनको हमने यहाँ पे बताया। तो मैंने क्या बताया कि नाभिक के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां पर समान ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे घूमेंगे उस पथ को क्या बोलोगे ऊर्जा स्तर बोलोगे। ऊर्जा स्तर का कंसेप्ट किसने दिया, नील बोहर ने दिया। और इनके अकॉर्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं, जहां पे n क्या है किसी भी कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या। दैट इज क्लियर, एवरीथिंग इज ओके। हमने यहाँ पे आपको बताया। फिर मैंने बताया कि कभी भी सेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैपिटल लेटर से लिखना, कभी स्मॉल लेटर से उसको मत लिखना। अगर स्मॉल से लिख दोगे तो कुछ और चीजों को क्या करेगा रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट को डेवलप करके अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाता हूं इससे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया वो एकदम बेसिक से है, ठीक है। तो बेसिक्स के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मैं मिटाता हूं इसको। कोष के बारे में आप लोगों ने जानकारियां ले ली। कोष के बारे में किसने बताया, नील बोहर ने बताया। कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n²। हाइपोथेटिकल सेल कई सारी हो सकती है, अनंत तक हो सकती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे 118 तक तो अभी तक ज्ञात है, इसलिए इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है 2n² हो सकती है। जय श्री राम। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कोष के अंदर क्या होते हैं उपकोष। ऊर्जा होता है, ऊर्जा के अंदर क्या होता है उपकोष होता है, जिसको उप कह सकते हो ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या सेल। सेल के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं सब सेल के बारे में। ये तो क्या था कोष, अब हम बोलेंगे उपकोष। क्या है उपकोष। अब बात आती है कि उपकोष का कंसेप्ट किसने दिया, तो लिखना उपकोष की अवधारणा लिख लेना। पहला पॉइंट, उपकोष क्या है, उपकोष जिसको आप बोलते हो सब सेल, क्या बोलोगे सब सेल बोलोगे, या इसी को बोलते हैं सब एनर्जी लेवल। क्या बोलोगे सब एनर्जी लेवल। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, उपकोष वाला कंसेप्ट क्या है जरा समझते हैं हम लोग इसको समझने का अगर प्रयत्न करें तो कोष के अंदर क्या होता है उपकोष होता है। कोष कितने हैं, कोष को हम सदैव किससे लिखते हैं कैपिटल लेटर से। किससे लिखोगे कैपिटल लेटर से। और कोष को किससे लिखोगे, इसको ऑलवेज लिखोगे स्मॉल लेटर से। किससे स्मॉल लेटर से। उपकोष कितने हैं, उपकोष मैंने बताया, उपकोष जो है इसका कंसेप्ट किसने दी, तो लिखो अवधारणा किसने दी, कंसेप्ट गिवन बाय, अवधारणा किसने दी, तो सोमरफील्ड। किसने बताया उपकोष के बारे में, तो सोमरफील्ड ने बताया। लिखना कंसेप्ट वाज गिवन बाय सोमरफील्ड। किसने ये कंसेप्ट दिया, तो सोमरफील्ड ने दिया। दूसरे पॉइंट पे लिखना उपकोष को सदैव स्मॉल लेटर से, किससे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, से लिखते हैं। किससे लिखोगे आप लोग इसको सदैव स्मॉल लेटर से लिखोगे। किससे लिखोगे स्मॉल लेटर से लिखोगे। स्मॉल लेटर में कौन कौन से उपकोष आते हैं, पहला उपकोष आता है एस, दूसरा क्या है पी, तीसरा क्या है डी, और फोर्थ वाला क्या है एफ। एस पी डी और एफ इसको क्या बोलते हैं उपकोष बोलते हैं। एस पी डी और क्या बोलते हैं एफ, इसको क्या बोलोगे उपकोष बोलोगे। अब एस पी डी और क्या है एफ है, ये हमारे पास क्या है उपकोष है, ठीक है। अब किसी भी उपकोष में अगर मैं बात करूं, तो किसी भी उपकोष में अगर मैं बात करता हूं, उपकोष में को सदैव स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं भाई, कोष में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने देखी,
अब उपकोष में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उपकोष हो सकते हैं sp, d और f। जरूरी नहीं है कि 4 ही उपकोष होगा, उपकोषों की संख्या और भी हो सकती है, उपकोष की संख्या और भी हो सकती है, जैसे sp, d, f, ठीक है ना। f के बाद हो सकता है g, h, ये भी हो सकते हैं, i भी हो सकता है। लेकिन हमने वही बताया कि अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट कितने हैं, 18, 118। तो हमारे पास 7 कोष की जरूरत पड़ती है और 4 उपकोष की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये सभी अभी तक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हैं, ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन हो सकते हैं। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि केवल 4 ही होगा। तो अगर आपसे पूछे उपकोष कितने, तो बोल सकते हो उपकोष तो भैया हो सकते हैं अनंत, लेकिन 4 ही हमारे अभी ग्राउंड लेवल पे आते हैं, क्योंकि अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट कितने हैं, 118। अगर s की बात करते हैं तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक तरफ लिखेंगे उपकोष और दूसरे तरफ लिखना अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, तो s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। p में कितने होते हैं भैया, तो 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। d में कितने होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। और m में कितने हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। मेरी बातें समझ पाए। मैंने आपको क्या बताया कि भैया उपकोष हमारे पास अभी ग्राउंड लेवल में 4 ही है, s, p, d और f, ठीक है ना। और s में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2, p में कितने 6, d में कितने 10 और f में कितने होते हैं 14। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन वो सभी क्या है, कल्पना के तौर पे हैं, अभी एग्जिस्ट नहीं करते, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। मैंने क्या बताया, सेल के अंदर क्या होता है, उपकोष। मैं एकदम बेसिक से लेकर के आपको चीजें लाऊंगा जो कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर सके, क्वेश्चन को समझ पाए, तभी आप अच्छे आंसर की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर हमारे यहाँ आता है और ऑब्जेक्टिव पेपर को टैकल करने के लिए, कर पाने के लिए अच्छे से, तो उसके लिए मुझे जरूरत होती है कि हमारा बेसिक फाउंडेशन अच्छा हो और एक दूसरे से हम क्या करें, चीजों को रिलेट कर पाए। जब आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे तभी एक अच्छे, सही और कह सकते हो सटीक आंसर की तरफ आप टिक कर पाएंगे। नोट कर लीजिए ये पॉइंट। तो अभी तक मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किया, कोष के बारे में और उपकोष के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूं ऑर्बिटल के बारे में कि ऑर्बिटल क्या होता है। हेडिंग लगाएंगे ऑर्बिटल, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ ऑर्बिटल। हेडिंग में क्या लगाना है हम लोगों को हेडिंग लगाना है ऑर्बिटल कि ऑर्बिटल क्या है, ठीक है। आइए समझते हैं ऑर्बिटल के बारे में कि ऑर्बिटल होता क्या। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोष। कोष के बाद क्या आता है, उपकोष। उपकोष के बाद क्या आता है, ऑर्बिटल। क्या आता है, ऑर्बिटल, ठीक है। सेल, इसको क्या बोलते हैं, सब सेल, और इसको आप क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। आइए समझते हैं सेल सब सेल तो आपने समझ लिया। अब ऑर्बिटल समझते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या कहा, जो उपकोष है वो उपकोष क्या है, उपकोष है s, p, d और क्या है, f है। अगर मैं इसके आकार की बात करूं कि s का आकार कैसा है, p का आकार कैसा है, ठीक है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14, ठीक है ना। अब इस उपकोष के अंदर भी कुछ ऐसा क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। जैसे अगर मैं s के आकार की बात करूं तो इसका जो आकार है, s सब सेल का जो शेप है, ये शेप कैसा है, तो शेप है इसका गोलाकार। कैसा है, गोलाकार। गोला कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है ना। p की अगर बात करूं तो p का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। कैसा है, डम्बल शेप होता है। और डम्बल शेप कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है ना। ये डम्बल, डमरू भगवान शंकर का डमरू। अगर डी की बात करूं तो डी का शेप क्या होता है, डबल डम्बल। क्या होता है, डबल डम्बल शेप होता है। 2 डमरू बनाना है, इसका शेप आप ऐसे लिखो, इसका शेप कैसे होगा, ऐसे होगा। तो ये डी हो गया, ये पी हो गया और ये एस हो गया। इसका शेप अभी तक बताया नहीं जा सका है कि क्या है, कॉम्प्लेक्स शेप है, जटिल संरचना है। अब S में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, अब मतलब S के अंदर तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी पाया जा सकता है क्योंकि ये गोलाकार है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे या तो ज्यादा हो सकता है या तो यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। जैसे हम लोग जब गुब्बारा को फुलाते हैं तो गुब्बारे का नोक जो हम पकड़ कर हवा भरते हैं, तो हवा भरने के बाद हवा
जो सिरा वाला पॉइंट होता है उस पे ज्यादा होती है, और यहाँ वाले पॉइंट पे सिरा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होता है, ज्यादा स्पेस यहाँ कवर कर पाता है। तो ये पॉइंट अगर मैं बात करूं कि भाई कोश के अंदर भी कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, पर्यायिकता, संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। लिख लेंगे। अगर मैं बात करूं कि भाई उपकोष क्या है, उपकोष तो आप जानेंगे, ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल को अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो लिख लेना, ठीक है ना, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस where the electron finding probability is maximum, प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। इसी रीजन को आप क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। अर्थात कह सकते हो कि नाभिक के चारों तरफ का त्रिविमीय क्षेत्र, 3D अवकाश, त्रिविमीय क्षेत्र, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है, जाने की संभावना क्या है, अधिकतम है। इस क्षेत्र को आप क्या बोलोगे, इसी क्षेत्र को आप क्या बोलोगे, ऑर्बिटल बोलोगे। क्या बोलोगे, ऑर्बिटल बोलोगे। और ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 4, S, P, D और F क्या होंगे, उपकोष के अंदर बनता है, तो ऑर्बिटल के भी नाम क्या होंगे, उपकोष के नाम के आधार पे रखे जाएंगे, जैसे उपकोष के नाम के आधार पे रखे जाएंगे S, P, D और F। अब बात आती है जो ऑर्बिटल है वो 3D क्षेत्र है। जैसे हमने क्या कहा कि यहाँ पे ये क्षेत्र है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा सकता है, तो ये जो क्षेत्र है इसी को ऑर्बिटल बोल दोगे, सही है ना, ये 3D संरचना होगी। अब इसका नाम उपकोष के नाम के आधार पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए ऑर्बिटल को सदैव हम बॉक्स से दिखाएंगे। ऑर्बिटल को किससे दिखाएंगे, एक डब्बा से दिखाएंगे। ये डिब्बा लिखना, ऑर्बिटल को सदैव एक स्क्वायर वर्गीय बॉक्स के द्वारा क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। अर्थात मैं कहीं पे ये बॉक्स बना दूं, समझ लेना किसकी बात हो गई, ऑर्बिटल की बात हो गई। और किसी भी ऑर्बिटल में लिख लेना, किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मेरे भाई, तो किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मेरी बातें आप समझ पाए। तो ऑर्बिटल को हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन, बोले तो जो चक्करण है, घूमने की जो दिशा है, इनके इलेक्ट्रॉनों के घूमने की क्या जो दिशा है, ये दिशा कैसी होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन घूमे ऊपर की तरफ तो दूसरा घूमे नीचे की तरफ, एंटी क्लॉक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉक होना चाहिए। जैसे मैं जिस रूम में रहता हूं तो मेरे पार्टनर भी रहते होंगे, अगर दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों लोग काम नहीं करना चाहते, दोनों लोग आलसी हैं, तो कभी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे मम्मी पापा का रिलेशन चला तो मम्मी खाना बनाते हैं, पापा नौकरी करते हैं, दोनों का नेचर अलग अलग है, ठीक है, दोनों खुश हैं इसलिए एक रूम में है। उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि ऑर्बिटल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, एक कमरा जैसा ही होगा, लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की जो चक्रण की दिशा होगी, घूमने की दिशा होगी, एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी, और तभी इंटरेक्शन होगा। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेशन करेगा। अगर ऐसा है तो काम चलेगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। मेरी बातें समझ पाए। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करोगे और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। अब मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं कि s ऑर्बिटल की अगर बात करूं तो इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, p में होते हैं 6 और d में होते हैं कितने, 10, और f में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं बात करूं s में कितने ऑर्बिटल बन सकते हैं,
तो ऑर्बिटल अगर बात करूं तो s में एक ऑर्बिटल बनेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना ऑर्बिटल बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका नाम होगा 1s। p में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं भाई? 3 बन सकते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 लोग आते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 घर की जरूरत पड़ेगी, तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना। एक का नाम होगा px, एक का नाम होगा py और एक का नाम क्या होगा? pz। अगर d की मैं बात करूं तो d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? d में कितने अधिकतम ऑर्बिटल बन सकते हैं? 5। कितने? 5। एक का नाम dxy, dyz, फिर बनेगा dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर dz स्क्वायर। और इसमें अगर बात करूं तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल बन जाएंगे 7। कितने? टोटल ऑर्बिटल बन जाएंगे हमारे 7। मेरी बातें आप समझ पाए? मैंने क्या कहा? s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक ऑर्बिटल बनेगा। p में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? कितने ऑर्बिटल बनेंगे भाई? 3 ऑर्बिटल। और d में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल, ठीक है। तो दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर, ठीक है ना, एक फिर अपोजिट, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 2 4 6 2 8, और एक ऊपर एक नीचे, 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 एक ऊपर और एक नीचे। तो ये हो गया किसके बारे में भाई? ऑर्बिटल के बारे में। अब बात आती है जो संकरण है वो क्या है, किस क्रिया का नाम होता है संकरण। अधिकतम, अगर मैं आपसे पूछूं कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी ऑर्बिटल में, हम बोलेंगे 2 ही। मैंने कहा जी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, तो भी आप कितने बोलोगे? 2। कितने? 2। ये नहीं बता देना कि ज्यादा होगा, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल एक बक्सा है, एक कमरा है, इस कमरे में अधिकतम 2 लोग रख सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अगर रखोगे तो रिपल्सन हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए? तो 2 लोग रहेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सही है, नोट करने ये पॉइंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ऑर्बिटल के द्वारा जो मिक्सिंग होती है, इस मिक्सिंग से क्या बनता है? एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? संकरित ऑर्बिटल। और अब बात आती है कि ये स्टेबल और अनस्टेबिलिटी को, अब बात आती है जो ऑर्बिटल है वो स्टेबल भी हो सकते हैं, अनस्टेबल भी हो सकते हैं। थोड़े से पॉइंट को समझते हैं, फिर आते हैं उस पर संकरण के लिए। हम लोग फिर क्या समझेंगे? संकरण के बारे में समझेंगे कि संकरण क्या है। एकदम बेहतरीन सेशन रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक, हमसे एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़िए आप लोग, और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों तक भेज देना है। केमिस्ट्री का ऐसा बैच आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी। मैं खुद जेईई मेंस दे चुका हूँ, क्वालिफाई भी रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, काफी सारे बच्चों को मैंने टीच भी किया, ठीक है। मेरे बच्चे आज सिलेक्टेड भी हैं, एडवांस में भी बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ मेडिकल में भी हैं, ठीक है। तो आप लोग हमसे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे बैच को। अगर आप इस बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ पे गिवन है, आप इस पे या तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा इंक्वायरी के लिए, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाय कॉल करके भी आप उनसे जानकारियां ले सकते हैं। क्योंकि न्यू बैच अभी रिसेंट मैंने अपडेट किया। अभी आप लोग 12th पास किए हो तो आप लोगों को एटलीस्ट 1 टाइम क्या करना चाहिए, ये देना चाहिए एग्जाम। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कम समय में अच्छी सफलता पाने का यही एक तरीका है, ठीक है, कि आप एक अच्छा इंजीनियर या फिर डॉक्टर बन जाइए, ठीक। अगर आप फिर संघर्ष करना चाहते हैं लाइफ में तब तो अलग की बात है। नौकरी करने से अच्छा है कि हम किसी अपने चीजों को डेवलप करना शुरू करें, आत्मनिर्भर बने, ठीक है। तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर, दैट सॉल्व, क्लियर है ये बात, नोट कर लीजिए। अब मैं थोड़ी सी बातों को लेकर के और आगे चलता हूं, और आगे मैं बातों को लेकर के चलूं तो देखो सबसे अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे कम किसकी ऊर्जा होगी। हमने क्या कहा, एस, पी, डी और एफ में सबसे कम ऊर्जा किसकी है, तो लिख लेना ऊर्जा का घटता हुआ क्रम, ऊर्जा का घटता हुआ क्रम। सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, तो सबसे कम ऊर्जा होगी एस की। उससे ज्यादा घटता हुआ क्रम लिखोगे, सबसे ऊर्जा ज्यादा एफ की, फिर किसकी, डी की, फिर उससे कम पी की, और सबसे कम ऊर्जा किसकी है, एफ की, ठीक है ना। अब नाभिकीय आवेश का अगर इस पे क्रम पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय आवेश सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो नाभिकीय आवेश जो है सबसे ज्यादा किस पे होगा, किस उपकोष में होगा, तो एस में सबसे ज्यादा, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, और सबसे कम किसमें होगा, एफ में होगा, ठीक है। क्योंकि जिसमें नाभिकीय आवेश कम होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है। तो लिख लेना ऊर्जा इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी जो होती है वो
एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज नाभिकीय आवेश जिस पे जितना ज्यादा उसकी ऊर्जा उतनी ही कम। जैसे हम पिताजी के पास है तो अपने मन का कुछ नहीं कर सकते, मेरी ऊर्जा कम है, लेकिन मेरे भाई जो पिताजी से दूर रहते होंगे वो अपने मन का कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा हाई है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, हम यही आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी पहले कौन आएगा एस, उसके बाद टी, फिर क्या डी, फिर क्या आएगा एफ आएगा। हो गया यहाँ तक, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं संकरण के बारे में। ठीक है ना, हैबिटाइजेशन होता है, संकरण के बारे में सीखते हैं कि संकरण होता क्या है, हैबिटाइजेशन है क्या, किस चिड़िया का नाम है ये संकरण। इससे क्वेश्चन काफी बार आते हैं भाई एग्जाम में, तो एकदम बिंदास तरीके से आप पढ़िए, ठीक, बिंदास तरीके से, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, आप लोगों को बस क्या करना है, लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों तक भेजना है। आइए संकरण के बारे में समझते हैं कि संकरण क्या है। संकरण एक होता है हैबिटाइजेशन और दूसरा क्या होता है संकरित ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, जब ऑर्बिटल, हमने बताया कितने ऑर्बिटल हैं, तो एस, पी, डी और एफ, ये सभी क्या है ऑर्बिटल। तो होता क्या है, कभी कभी किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी ऑर्बिटल, अगर मैं ऑर्बिटल के अस्थायित्व की बात करूं, अगर मैं ऑर्बिटल के अस्थायित्व की बात करूं, ऑर्बिटल के स्टेबिलिटी की बात करूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल क्या है, तो जो कह सकते हो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, किसी भी परमाणु का जो पूर्ण रूप से भरा ऑर्बिटल है, पूर्ण रूप से भरा ऑर्बिटल होता है, वो ज्यादा अस्थायी होता है, ऑर्बिटल ज्यादा क्या होता है अस्थायी होता है। अब इस अस्थायी, और कभी कभी क्या होता है किसी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया अस्थायी हो गया, ये क्या हो गया अस्थायी। तो अस्थायी से अस्थायी बनने के लिए, अस्थायी से अस्थायी को क्या करने के लिए, बनने के लिए, बनने के लिए ये क्या करेगा, बनने के लिए ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे, जैसे मान लो एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये क्या होगा अस्थायी हो जाएगा। मतलब ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अर्थात ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। और इसी को केमिस्ट्री की भाषा में जुड़ने को कहा जाता है अतिव्यापन। क्या बोला जाता है, अतिव्यापन। और अतिव्यापन करके जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये जो नया ऑर्बिटल बन रहा है, न्यू ऑर्बिटल या नया ऑर्बिटल बन रहा है, इसी नए ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, या फिर इसी को बोलेंगे संकरित ऑर्बिटल। क्या बोल दोगे, संकरित ऑर्बिटल बोल दोगे। कौन सा ऑर्बिटल बोलोगे मेरे भाई, इसी को संकरित ऑर्बिटल आप बोलोगे। अब इसकी ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये दोनों जो आपस में ओवरलैप करेंगे तो आकार बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब देखो अस्थायित्व जो होता है, अस्थायित्व जो होता है ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है, ऊर्जा के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर कोई स्टेबल हो जाता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। जैसे अभी जितनी मेहनत कर रहा हूं, कल नौकरी मिल जाएगी तो क्या मैं उतनी मेहनत करूंगा, नहीं, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, एनर्जी इतनी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझो अभी तक जो इलेक्ट्रॉन अस्थायी है, इस समय इसमें ऊर्जा जाता है, लेकिन जब दोनों अस्थायी अस्थायी मिलेंगे तो आपस में क्या बनाएंगे, एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे जिसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम, और इसका अस्थायित्व क्या हो जाएगा, इन दोनों ऑर्बिटल से ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, दो ऑर्बिटलों के आपस में अतिव्यापित होकर के नए ऑर्बिटल को बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। अर्थात अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं सिंपल भाषा में तो क्या कहूंगा मैं भाई, सिंपली ये कह दूंगा, सिंपली मेरे भाई मैं क्या कहूंगा कि दो ऑर्बिटलों का आपस में जुड़कर, लेकिन ऑर्बिटल आपस में कब जुड़ेंगे, जब दोनों की ऊर्जाएं आपस में क्या होंगी, बराबर, लगभग बराबर ऊर्जा के ही ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि एक की ऊर्जा 10 न्यूटन, दूसरे की ऊर्जा 25 न्यूटन, दोनों के बीच में एनर्जी का बड़ा गैप है। एनर्जी का जो गैप है वो नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी हम लोगों के बीच में हो जाता है, मान लो किसी ऐसे ही मूवी में तो आप लोग देखते होंगे कि हमेशा बेचारा जो हीरो होता है वो गरीब घर से रहता है, और जो कह सकते हो जो आपके पास हीरोइन होती है वो ऑलवेज बड़े घराने से आती है। तो होता क्या है लास्ट में,
भैया हीरो गरीब घर से, लड़की जो है अमीर घर से, दोनों के बीच में संबंध बनना मुश्किल आ जाता है, बीच में आ जाते हैं पापा। सही है ना? तो क्योंकि ऊर्जा में बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना, ऊर्जा में क्या होता है, बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और जब दोनों ऊर्जाओं के लेवल अलग अलग हो जाएंगे तो इनमें अतिव्यापन होना संभव नहीं है। वो कहेंगे तुम्हारी सैलरी कितनी, ठीक है ना, लड़का कहेगा 2 जोड़े में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी, वो कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है वहां पे। तो जब ऊर्जा लगभग समान होता है तो इजिली लोगों के बीच में इंटरेक्शन बन जाता है, मतलब शादी हो सकती है जब दोनों का स्टेटस सेम है। लेकिन एक बड़े घर की, एक बहुत गरीब घर का तो संभव नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया है 2 अस्थायी ऑर्बिटलों का आपस में जुड़ करके एक नया ऑर्बिटल बनाना, उसी को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। आइए लिखते हैं, लिख लेना। जैसे मान लो s का ऑर्बिटल अगर एक s का ऑर्बिटल एक p के ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, हाइब्रिडाइजेशन s